हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। मैं अर्चना सिंह। आज हम संस्कृत शिक्षण शास्त्र का पार्ट फर्स्ट वीडियो देखेंगे। इसमें सीटेट की दृष्टि से यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे जो सीटेट का पेपर आता है उसमें संस्कृत शिक्षण शास्त्र के आपके 15 नंबर पक्के हो सकें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, संस्कृत शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? सम, धन, क्री, धन, कृत। सम उपसर्ग है, क्री धातु है और कृत प्रत्यय है इसमें। तो संस्कृत शब्द की उत्पत्ति हुई है सम, धन, क्री, धन, कृत से। सेकंड पॉइंट है, संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। कैसी भाषा है संस्कृत भाषा? विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। नेक्स्ट पॉइंट है, कौशल 4 प्रकार के होते हैं। स्वाभाविक क्रम होता है इनका। संस्कृत में से ऐसे लिखा जाता है, श्रवप्ले सुबो पली। क्या होता है इसका मतलब? श्रा से हो गया श्रवण कौशल, ये हमारा श्रा से श्रवण कौशल। श्रवण कौशल के बाद कौन सा आता है? वाचन कौशल। तो वा से हो जाएगा हमारा वाचन कौशल। उसके बाद आता है पठन कौशल और उसके बाद लेखन कौशल। तो यहाँ पे पा से हो जाएगा हमारा पठन और ला से हो जाएगा लेखन। इनका क्रम याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो याद कर लीजिए, सबसे पहले श्रवण मतलब सुनना, उसके बाद क्या आता है? वाचन, बोलना। सबसे पहले जो बालक होता है सबसे पहले सिर्फ सुनता बस है, बोलता नहीं है। उसके कुछ समय बाद वह बोलना शुरू करता है, फिर उसके कुछ समय बाद वह पढ़ना शुरू करता है और सबसे लास्ट में लिखना शुरू करता है। तो इनका क्रम होता है सुनना, बोलना, पढ़ना, फिर लिखना। आगे देखते हैं, ग्रहात्मक कौशल 2 श्रेणियों में विभक्त है। कौन कौन सी श्रेणियाँ? ग्रहात्मक श्रेणियाँ और अभिव्यक्तात्मक श्रेणियाँ। इससे पेपर में क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन आ जाता है। कभी ग्रहात्मक कौशल पूछ लेता है, कभी अभिव्यक्तात्मक, या कभी इनका कुछ क्रम ऐसा कुछ पूछ लेता है। तो ग्रहात्मक कौशल कौन कौन से हैं? सुनना और पढ़ना। सुनकर और पढ़कर हम किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं, तो यह हो जाएगा हमारा ग्रहात्मक कौशल। और अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से हैं? वाचन और लेखन। बोलकर और लिखकर हम अपनी बातों को व्यक्त करते हैं या किसी और से कहते हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे अभिव्यक्तात्मक कौशल। ये क्लियर हो गया, ग्रहात्मक और अभिव्यक्तात्मक। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे देखते हैं, भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? पहला है कला और दूसरा विज्ञान। ये हो गए हमारे भाषा के 2 रूप। आगे देखते हैं, शिक्षण। शिक्षण क्या होता है? शिक्षण की सफलता विधि, प्रविधि, तकनीकी पर आधारित होती है। शिक्षण जो शिक्षण कार्य होता है या बच्चों को पढ़ाया जाता है वह शिक्षण होता है, और उसकी सफलता किस पर आधारित होती है? शिक्षण में प्रयोग की गई विधियों पर, प्रविधियों पर, और शिक्षण के लिए जिस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है उसमें शिक्षण की सफलता आधारित होती है। अब विधि क्या होता है? हम विधि समझेंगे, फिर प्रविधि समझेंगे, फिर तकनीकी समझेंगे। सारे पॉइंट हम आपको क्लियर करेंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इससे आपका जो संस्कृत का डर है वो ख़त्म हो जाएगा। विधि क्या होती है हमारी? विषय वस्तु को छात्रों के सामने अच्छे तरीके से या विधि से प्रस्तुत करना विधि कहलाती है। जब भी कोई विषय वस्तु छात्रों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो उसे अच्छे से एक विधि के अनुसार प्रस्तुत करना चाहिए, वही विधि कहलाती है। जैसे सबसे पहले जैसे हमें बच्चों को अगर गुणा सिखाना है तो सबसे पहले हमें उन्हें जोड़ सिखाना होगा। जोड़ का ही विस्तारित रूप गुणा होता है, तो यह एक विधि हो गई। यह पूर्व नियोजित व अपरिवर्तनशील है। विधि जो होती है पहले से नियोजित होती है, पहले से यह निर्धारित होती है और अपरिवर्तनशील होती है। इनका प्रयोग मतलब इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जैसे कौन कौन सी विधियाँ? प्रत्यक्ष विधि, हर्बर्टी पंचपदी प्रणाली विधि, पाठ्यपुस्तक विधि। ये जो विधियाँ होती हैं ये पूर्व नियोजित होती हैं और अपरिवर्तनशील होती हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं, प्रविधि क्या होता है? प्रविधि हमारा होता है इसके अंतर्गत काठिन्य निवारण को स्पष्ट करके विषय वस्तु को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। यह पूर्व नियोजित व परिवर्तनशील होती है। क्या कह रहा है?
कि जो कठिन शब्द होते हैं किसी भी विषय वस्तु में, उनका निवारण करके या उनको सरल भाषा में परिवर्तित करके उस विषय वस्तु को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। और जो ये प्रविधियाँ होती हैं ये पूर्व नियोजित तो होती हैं लेकिन परिवर्तनशील भी होती हैं। इनका हम छात्रों के अनुसार परिवर्तन भी कर सकते हैं या विषय वस्तु के अनुसार भी इनका परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये पूर्व नियोजित होती हैं लेकिन परिवर्तनशील भी होती हैं, जबकि जब हमारी जो विधियाँ थी वह अपरिवर्तनशील थी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अब देखेंगे कौन कौन सी होती हैं प्रविधियाँ, जैसे चित्र प्रविधि, प्रतिकृत प्रविधि, काठिन्य निवारण प्रविधि, ये हो गई हमारी प्रविधियाँ। आगे देखेंगे तकनीकी क्या होता है। तकनीकी शिक्षण में इसका स्थान कक्षा के अंदर होता है। अनेक अध्यापकों के पढ़ाने का स्तर अलग अलग होता है। तकनीकी ज्ञान छात्र के स्तर के अनुसार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए तकनीकी ज्ञान? छात्र के स्तर के अनुसार। आगे देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक कौन थे? D.W. एलिन ने 1963 में अमेरिका में सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया था। 1970 में D.D. तिवारी ने भारत में। तो सूक्ष्म शिक्षण के जो प्रवर्तक हैं D.W. एलिन हैं। सबसे पहले 1963 में कहाँ? अमेरिका में हुआ था। उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण का कहाँ प्रयोग हुआ था? 1970 में D.D. तिवारी ने किया था। कहाँ? भारत में। तो भारत में सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक कौन हैं? D.D. तिवारी। कब? 1970 में। और सबसे पहले जो हैं वह D.W. एलिन हैं 1963 में अमेरिका में। आगे देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण, इसी को माइक्रो टीचिंग भी कहते हैं। सूक्ष्म शिक्षण को प्रकाशन में लाने वाले पासी तथा शाह थे 1974 में। प्रकाशन में कौन लाए थे? पासी तथा शाह। कब लाए थे? 1974 में। सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं? किसी एक विशेष कौशल में दक्षता प्राप्त करना। दक्षता कौशल के अभ्यास करने से आती है। सूक्ष्म शिक्षण का जो उद्देश्य होता है किसी भी एक कौशल में, माइक्रो टीचिंग किसी भी एक विषय वस्तु को लेकर, किसी भी एक कौशल को लेकर उसमें बच्चों को समझाया जाता है जब तक उनके समझ ना आए। तो क्या होता है इसमें? किसी एक विशेष कौशल, कोई भी एक विशेष टॉपिक ले लिया जाता है, उसमें बच्चों को दक्षता प्राप्त करवाई जाती है। और दक्षता कैसे आती है? ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करने से। आगे देखते हैं माइक्रो टीचिंग में छात्र संख्या कितनी होती है? लगभग 10 से 15 छात्र होते हैं। माइक्रो टीचिंग में समय कितना होता है? 6 से 10 मिनट। पाठ्य विषय क्या होता है? पाठ्यांश। पाठ्य विषय जो होता है वह पाठ का कोई भी एक अंश उठाया जाता है, पूरा पाठ नहीं लिया जाता। इसमें कोई भी एक अंश उठा के बच्चों को उसमें दक्ष करवाया जाता है। नेक्स्ट है कौशल। कौशल क्या होता है? इसमें एक ही प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म शिक्षण करते समय। सूक्ष्म शिक्षण जब बच्चों को करवाया जाता है या माइक्रो टीचिंग जब बच्चों को करवाया जाता है तो उसमें एक ही प्रकार के कौशल का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं अभ्यास। कौशल में दक्षता प्राप्ति तक, जब तक बच्चा उस कौशल में दक्षता प्राप्ति नहीं कर लेता तब तक उनको अभ्यास कराया जाता है। जैसे कोई भी पाठ्यांश लेकर बच्चों को माइक्रो टीचिंग करवाई गई तो वह कब तक करवाई जाएगी? जब तक बच्चा उस कौशल में दक्षता प्राप्त नहीं कर लेगा। नेक्स्ट है उपकरण। किसका प्रयोग किया जाता है? दृश्य और श्रव्य सामग्रियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण चक्र। सूक्ष्म शिक्षण चक्र 6 चरण होते हैं सूक्ष्म शिक्षण के। कौन कौन से? पाठ योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि को ही पुनर्बलन कहते हैं, पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि। ये हो गए हमारे 6 चरण। कौन कौन से? पाठ योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि। आगे देखते हैं शिक्षण सूत्र। 9 शिक्षण सूत्र संस्कृत में बताए गए हैं। इनके प्रवर्तक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर एवं कमेनियस। शिक्षण सूत्र के प्रवर्तक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर एवं कमेनियस। याद रखिएगा इसे। और कितने शिक्षण सूत्र हैं? 9 शिक्षण सूत्र। क्या होता है शिक्षण सूत्र? शिक्षण सूत्र उस धागे के समान होता है जो अध्यापक अपने मस्तिष्क के ज्ञान के द्वारा छात्र के ज्ञान को केंद्रित करता है। किस धागे के समान होता है? जिससे अध्यापक अपने मस्तिष्क के ज्ञान को छात्र के ज्ञान से केंद्रित करता है। ये होता है शिक्षण सूत्र। पहला शिक्षण सूत्र है सरल से कठिन की ओर।
क्या होता है यह सूत्र मानव स्वभाव पर आधारित होता है। इस सूत्र के माध्यम से बालक में जिज्ञासा, रुचि तथा आत्मबल बढ़ेगा। क्या किया जाता है इसमें? पहले बच्चों को सरल बातें बताई जाती हैं, उसके बाद उसे धीरे धीरे कठिनाई के स्तर पर ले जाया जाता है। जब सरल से कोई चीज़ शुरू करेंगे तो बच्चों को उसमें जिज्ञासा आएगी, क्योंकि वो थोड़ी बहुत चीज़ें जानते रहेंगे, उसमें रुचि आएगी और उनका आत्मबल बढ़ेगा कि वो तो ये जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको उसके स्तर को कठिनाई की ओर ले जाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्या है इसमें? यह सूत्र पूर्व ज्ञान पर आधारित है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि बच्चों को जब कोई सी चीज़ सिखाई जाए तो पहले ज्ञात चीज़ें बताई जाएं, जो चीज़ें वह जानते हों, उसके बाद उन्हें धीरे धीरे अज्ञात की ओर ले जाया जाए, जो चीज़ें वो नहीं जानते हों। तो क्या है यहाँ पे दिया है? यह सूत्र पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। बच्चों के जो पूर्व ज्ञान पर यह आधारित होता है, अर्जित ज्ञान को आधार मानकर विषय वस्तु को स्पष्ट करना। बच्चों को जो ज्ञान अर्जित होता है वह उन्हें ज्ञात होता है और उसी के आधार पर विषय वस्तु को स्पष्ट किया जाता है और उन्हें अज्ञात चीज़ें भी समझा दी जाती हैं। नेक्स्ट शिक्षण सूत्र है हमारा पूर्ण से अंश की ओर। क्या होता है यह? संपूर्ण विषय बालक के सामने प्रस्तुत करना तथा उसे लघु रूप में विषय वस्तु का स्पष्टीकरण करना। पूर्ण से अंश की ओर जो होता है उसमें क्या होता है कि बच्चे के सामने किसी भी विषय वस्तु का संपूर्ण विषय उसके सामने रख दिया जाता है, उसके बाद उसे लघु रूप में उसके खंड खंड करके उसका स्पष्टीकरण दिया जाता है। जैसे इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम किसी व्यक्ति के पूरे शरीर को बच्चे के सामने रख दें, उसके बाद उसकी हाथ, पैर, उंगलियों, इन सब का अलग अलग स्पष्टीकरण दें, तो ये हो जाएगा हमारा पूर्ण से अंश की ओर। आगे क्या कह रहा है? इस शिक्षण सूत्र के द्वारा बालक के भावात्मक, ज्ञानात्मक तथा कलात्मक पक्ष पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट शिक्षण सूत्र है हमारा विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट का अर्थ उदाहरण होता है तथा सामान्य का अर्थ नियम होता है। गणित पेडागोजी में हमने आपको ये बताया भी था कि विशिष्ट का अर्थ उदाहरण और सामान्य का अर्थ नियम होता है। जब भी कोई भी क्वेश्चन हम नियम से सॉल्व करते हैं तो वह सामान्य लगता है हमें। जब भी कोई किसी को उदाहरण के द्वारा उसे ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण करते जाते हैं तो वो कुछ ज़्यादा विशिष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? विशिष्ट का अर्थ उदाहरण तथा सामान्य का अर्थ नियम होता है। इसमें अध्यापक बालकों के समक्ष पहले उदाहरण प्रस्तुत करेगा। यह आगमन विधि का दूसरा रूप है। विशिष्ट से सामान्य में पहले बालकों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। जब पहले उदाहरण और बाद में नियम आता है तो वह आगमन विधि होती है। आगे सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसमें अध्यापक बालकों के समक्ष पहले नियम प्रस्तुत करता है, बाद में नियम के माध्यम से उदाहरण प्रस्तुत करेगा। यह निगमन विधि का दूसरा रूप है। यह विशिष्ट से सामान्य के ऊपर जो भी हमने पढ़ा, ये उसी का जस्ट विपरीत होता है। इसमें पहले नियम प्रस्तुत किया जाता है और बाद में उदाहरण दिए जाते हैं, इसलिए इसे निगमन विधि कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष मतलब होता है जो बच्चे के सम्मुख हो, और प्रत्यक्ष मतलब जिसे बच्चे देख ना पा रहा हो बच्चा और उसके सम्मुख ना हो। तो इसमें क्या कह रहा है? इस शिक्षण सूत्र का दूसरा नाम मूर्त से अमूर्त की ओर है। इसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी कहते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है? बच्चे के पहले प्रत्यक्ष की चीज़ें उसे बताई जाती हैं, उसके बाद उसे अप्रत्यक्ष की ओर ले जाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इस शिक्षण सूत्र में अध्यापक छात्र को विस्तृत ज्ञान के आधार पर तथा सीमित ज्ञान के आधार पर विषय वस्तु का स्पष्टीकरण करता है। क्या करता है इसमें? जैसे इसमें शिक्षक क्या करता है कि जब बच्चे को कोई चीज़ बताता है तो उसके कई भागों को बताता है, उसके बाद उसे संश्लेषित करके उसको पूरा जोड़ देता है। मतलब विस्तृत ज्ञान के आधार पर, सीमित ज्ञान के आधार पर विषय वस्तु का स्पष्टीकरण करता है। इसी में ये पॉइंट है। विश्लेषण का अर्थ होता है पूर्ण से अंश की ओर, और संश्लेषण का अर्थ होता है अंश से पूर्ण की ओर। और यहाँ पे हमारे ये शिक्षण सूत्र क्या कह रहा है? विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो इसमें पूर्ण से अंश की ओर भी है और अंश से पूर्ण की ओर भी, इसमें दोनों तरह पढ़ाया जाता है। आगे देखते हैं। 8वां हमारा शिक्षण सूत्र है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। ये क्या कहता है? इसके अंतर्गत बालक की अंतःक्रियाओं पर विशेषकर बल दिया जाता है। विषय वस्तु को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने का यह सर्वश्रेष्ठ शिक्षण सूत्र है। क्या है? विषय वस्तु को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने का यह सर्वश्रेष्ठ शिक्षण सूत्र है। नेक्स्ट है हमारा अनुभव से तर्क की ओर। नेक्स्ट और लास्ट शिक्षण सूत्र है अनुभव से तर्क की ओर।
मनोविज्ञान में तार्किक को ही अनुभव से तर्क की ओर कहते हैं। अब आगे देखेंगे शिक्षण विधि की विशेषताएं। पहली विशेषता है हमारी, इनके माध्यम से बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है। जब शिक्षण विधियों का प्रयोग करके बच्चे को पढ़ाया जाता है तो उससे बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है हमारा, सजीव वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए। बच्चे को जब भी पढ़ाना चाहिए तो उसमें बच्चे के सम्मुख सजीव वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण विधि करके सीखने पर आधारित होनी चाहिए। मतलब बच्चे करके सीखें, स्वयं ज्ञान का अर्जन करें। नेक्स्ट है, शिक्षण विधि गतिशील होनी चाहिए, ना कि स्थिर होनी चाहिए। शिक्षण विधि जो होनी चाहिए वो गतिशील होनी चाहिए, स्थिर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट, बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। आगे देखेंगे शिक्षण विधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो कितने प्रकार की होती हैं शिक्षण विधियाँ? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली प्राचीन या मौलिक, दूसरी नवीन या अर्वाचीन, तीसरी नवीनतम विधि। अब इनके बारे में देखेंगे क्या क्या होती हैं। सबसे पहले हमारी प्राचीन विधि या मौलिक विधि, वे विधियां जो लॉर्ड मैकाले 1835 के भारत आने से पहले प्रचलित थी। लॉर्ड मैकाले एक था जो 1835 में भारत आया था। उसने शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया था, तो उसके पहले जो विधियां प्रचलित थी उन्हें हम प्राचीन विधि या मौलिक विधि कहते हैं। यह 2 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? पाठशाला विधि और व्याकरण अनुवाद विधि। पाठशाला विधि देखेंगे, इस पद्धति से छात्रों को विषय वस्तु स्पष्ट की जाती है। कौन कौन सी विधियां हैं पाठशाला विधियां? मौखिक विधि, पारायण विधि, वाद विवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि, सूत्र विधि, कथा कथन विधि, कक्षा नायक विधि, भाषण विधि, व्याख्या विधि। ये 9 विधियाँ होती हैं पाठशाला विधियाँ। और एक हमारी हो जाती है व्याकरण अनुवाद विधि। इस तरह जो प्राचीन विधियाँ थी वह 10 विधियाँ थी। इनके बारे में हम देखेंगे क्या क्या ये सारी विधियाँ क्या क्या थी। तो पहली विधि थी हमारी मौखिक विधि। क्या थी मौखिक विधि? इस विधि को व्यक्तिगत विधि भी कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत छात्र वस्तु को अध्यापक को सुनाएगा और अध्यापक उनके दोषों को दूर करेगा। इस विधि में कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता है। मौखिक विधि में क्या था कि जो बच्चा होता था वह अध्यापक को किसी भी विषय वस्तु को सुनाता था और अध्यापक सुनकर उनके दोषों को दूर करता था। और इस विधि पर ज़्यादातर बच्चे के ऊपर कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता था। दूसरी विधि देखते हैं, पारायण विधि। पारायण विधि क्या थी? पारायण का वास्तविक अर्थ पाठ करना होता था। इस विधि के अंतर्गत वैदिक मंत्रों का पाठ कराया जाता था। किसका? वैदिक मंत्रों का पाठ कराया जाता था। इसमें रटने पर अधिक बल दिया जाता था। क्या था इसमें? पाठ कराया जाता था। किसका पाठ कराया जाता था? वैदिक मंत्रों का। और किस पर बल दिया जाता था? रटने पर। इस विधि का सबसे बड़ा दोष था भाषा के अवबोधन पर ध्यान नहीं देना। अवबोधन मतलब समझने पर, उसका बोध होने पर ध्यान इसमें बिल्कुल नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट है हमारी वाद विवाद विधि। क्या थी वाद विवाद विधि? कंठस्थीकरण के साथ साथ अवबोधन पर ध्यान दिया जाता था। वाद विवाद में कंठस्थीकरण तो था, मतलब रटने पर बल तो था, लेकिन उसके साथ अवबोधन पर भी ध्यान दिया जाता था। मतलब बच्चे उसे समझ रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है, यह विधि करके सीखने पर बल देती थी। किस पर बल देती थी? करके सीखने पर। सूक्ष्म विषय वस्तु का दल बनाकर स्पष्ट किया जाता था। जब कोई किसी भी सूक्ष्म विषय वस्तु को बच्चों के दल बना दिए जाते थे और उनके द्वारा वाद विवाद द्वारा उन्हें स्पष्ट किया जाता था। नेक्स्ट है, इसमें दल शिक्षण को महत्व दिया जाता था। वाद विवाद कई लोगों में होता है तो उसमें दल बनाकर वाद विवाद करवाया जाता था, जिसमें दल शिक्षण को महत्व दिया जाता था। चौथी है प्रश्नोत्तर विधि। क्या थी ये? अध्यापक प्रश्न पूछता है, छात्र उत्तर देता है। इस विधि के माध्यम से छात्र की अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। जब अध्यापक प्रश्न पूछेगा और छात्र उत्तर देगा तो वह अपनी अभिव्यक्ति तो कर ही पाएगा। तो किसका विकास होता है? अभिव्यक्ति क्षमता का। आगे देखते हैं सूत्र विधि। 5वीं विधि है सूत्र विधि। ये सब प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत हैं। क्या थी सूत्र विधि? यह विधि व्याकरण में काम में ली जाती थी। इस विधि के अंतर्गत पहले छात्र को नियम बताए जाते थे, बाद में उदाहरण बताए जाते थे। अर्थात ये निगमन विधि का दूसरा रूप है। सूक्ष्म विषय को स्पष्ट करने के लिए सूत्र विधि काम में ली जाती थी। क्या था ये? निगमन विधि। जो सूत्र विधि थी वह निगमन विधि का दूसरा रूप था। निगमन विधि में क्या होता था? पहले नियम बताओ, फिर उदाहरण से उसका स्पष्टीकरण दो। सूक्ष्म विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं कथा कथन विधि। कथा कथन विधि में क्या होता था?
इस विधि का प्रयोग विषय वस्तु के स्पष्टीकरण तथा रुचि उत्पादन के लिए शिक्षक पाठ के मध्य या अंत में करता है। इस विधि के माध्यम से छात्र में नैतिक विकास होता है। किसका विकास होता है? नैतिक विकास। और इसका प्रयोग कब किया जाता था? पाठ के मध्य में या अंत में। आगे देखेंगे, ये देखिए एक पॉइंट है, विषय वस्तु को रोचक व जिज्ञासा, विषय वस्तु में रोचकता व जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए उपयोगी विधि कौन कौन सी होती हैं? एक देखिए कथा कथन विधि होती है और दूसरी दृश्य श्रव्य सामग्री होती है। कैसे हम विषय वस्तु को रोचक और जिज्ञासु बना सकते हैं? तो कथा कथन विधि द्वारा और दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा। 7वीं विधि है हमारी कथानायक विधि। क्या होती है कथानायक विधि? अध्यापक की अनुपस्थिति में छात्र कक्षा में अध्यापक की भूमिका निभाता है। कथानायक विधि में होता है कि जब अध्यापक कक्षा में उपस्थित नहीं होता तो कोई एक छात्र जो कक्षा में अध्यापक की भूमिका निभाता है और वो एक नायक की भूमिका निभाता है, तो ये हो जाती है हमारी कथानायक विधि। नेक्स्ट है भाषण विधि। भाषण विधि में क्या होता है? कठिन शब्दों के स्पष्टीकरण के लिए यह विधि काम में ली जाती है। यह विधि उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है। छोटे छोटे जो बच्चे होंगे प्राथमिक स्तर के, वह भाषण को तो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए यह विधि है उच्च माध्यमिक स्तर के लिए। इसमें क्या किया जाता है? जो कठिन शब्द होते हैं भाषण के द्वारा उनका स्पष्टीकरण दे दिया जाता है। नेक्स्ट है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि क्या है? यह विधि भी भाषण का ही रूप है। जब किसी शब्दों की व्याख्या करेंगे तो वह भी एक भाषण का ही रूप होगा। छात्रों की शंका समाधान के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जब किसी शब्द में छात्रों को शंका हो जाती है या किसी भी वर्ड में, तो शिक्षक क्या करते हैं? उसको क्लियर करने के लिए या उसको स्पष्ट करने के लिए व्याख्या विधि का प्रयोग करते हैं। भारतीय विद्यालयों में इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। व्याख्या के 6 अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला पदच्छेद या संधि विच्छेद। संधि विच्छेद करके स्पष्टीकरण दे सकता है अध्यापक। दूसरा पदोक्ति पदार्थोक्ति या मुहावरों द्वारा बताना, मुहावरों द्वारा स्पष्टीकरण दे सकता है। विग्रह द्वारा दे सकता है। वाक्य योजना द्वारा दे सकता है। आक्षेप या इसी को कहते हैं प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से बच्चों के सम्मुख स्पष्टीकरण दे सकता है। और 6वां समाधान द्वारा। ये हो गए हमारे व्याख्या के 6 अंग। समझ लीजिएगा इनको, ये भी इम्पोर्टेंट हैं। आगे देखते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण को भाषा का प्राण तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राण तत्व। पतंजलि ने व्याकरण को शब्दानुशासन की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? शब्दानुशासन की। इसके अंतर्गत ध्वनि, वर्ण विचार, धातु रूप, शब्द रूप, संधि, समास, कारक आदि चिन्हों को पढ़ाने की विधि है। व्याकरण के द्वारा ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। आगे देखते हैं व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि ये हमारी प्रयोगशाला विधि पहली थी और व्याकरण अनुवाद विधि दूसरी विधि थी। इसके प्रवर्तक कौन थे? राम कृष्ण गोपाल भंडारकर। याद कर लीजिएगा, इन्हें समझ लीजिएगा। क्या होती थी व्याकरण अनुवाद विधि? यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर है, सरल से कठिन की ओर है, सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की ओर है। इसे भंडारकर विधि भी कहते हैं। व्याकरण अनुवाद जो विधि होती थी हमारी, इसे हम क्या कहते थे? भंडारकर विधि। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे समझ लीजिएगा। और इसका नेक्स्ट भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मातृभाषा को दूसरे भाषा में अनुवाद करने के लिए यह विधि काम में ली जाती थी। कौन सी विधि? व्याकरण अनुवाद विधि। नेक्स्ट देखेंगे नवीन विधि या अर्वाचीन विधि। कौन सी विधियां थी ये? वे विधियां जो लॉर्ड मैकाले 1835 के भारत आने के बाद प्रचलित हुई। यह हमारी विधियां कौन सी थी? नवीन या अर्वाचीन। वो कौन कौन सी विधियां थी? पाठ्यपुस्तक विधि, प्रत्यक्ष विधि, विश्लेषणात्मक विधि, हर्बर्टी पंचपदी प्रणाली, मूल्यांकन विधि, संरचनात्मक उपागम विधि। ये 6 विधियां थी जो लॉर्ड मैकाले के आने के बाद प्रचलित हुई। इन्हें हम नवीन विधि या अर्वाचीन विधि कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे पाठ्य पुस्तक विधि। इसके प्रवर्तक कौन थे? डॉक्टर वेस्ट महोदय। देख लीजिएगा इसको, ये हो गए हमारे डॉक्टर वेस्ट महोदय। क्या पाठ्य पुस्तक विधि में क्या था? यह विधि कौशलों पर आधारित थी। यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। यह विधि सुनियोजित व नियमित है। इस विधि में अध्यापक की आवश्यकता कम होती है। नेक्स्ट है सोपानों के माध्यम से पाठ्य वस्तु का निर्माण किया जाता है। आगे देखेंगे पाठ्य पुस्तक विधि का।
इस विधि के माध्यम से स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है। पाठ्य पुस्तक मतलब कोई भी किताबों के माध्यम से। तो क्या होगा, बच्चा किताब के माध्यम से खुद भी काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ लेगा, तो क्या होगा, इससे स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होगा। नेक्स्ट है, इस विधि का मुख्य उद्देश्य छात्र विद्यालय उपस्थित ना हो सके तो छात्र स्वयं अध्यापन कर सके। मतलब अगर छात्र विद्यालय ना जा पाए तो वह पाठ्य पुस्तक के माध्यम से खुद भी अध्ययन कर सके, इसका यह मुख्य उद्देश्य था। दूसरी है प्रत्यक्ष विधि। इसके प्रवर्तक कौन थे? वीपी वोकिल। ये सारे वीडियो को आप लोग एक नोट्स बनाकर पढ़िएगा, तब समझ में आएगा और आप लोगों को मज़ा भी आएगा। इससे आपके जो संस्कृत में पेडागॉजी के 15 नंबर हैं वो पक्के हो जाएंगे। अभी इसके बाद 1-2 वीडियो और आएंगे इसके, जिसमें हम पूरा पेडागॉजी कंप्लीट करेंगे, तो आप ये सारे वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? संस्कृत शिक्षण की यह सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। प्रत्यक्ष विधि मतलब बच्चों के सम्मुख चीज़ों को से जोड़कर उनको पढ़ाना, या बच्चे के सम्मुख जो हो उससे पढ़ाना। तो यह क्या होता है? हमारे सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। इस विधि में मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होता है। ये देखिए, ये भी एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। मातृभाषा का प्रयोग किस विधि में वर्जित होता है? प्रत्यक्ष विधि में। कैसी विधि होती है? ये सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। नेक्स्ट है, इस विधि का आधार अनुकरण होता है। बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है, उसके प्रत्यक्ष जो होता है उसका अनुकरण करता है। नेक्स्ट है, मातृभाषा को इस विधि में बाधक नहीं बनने दिया जाता, इस कारण इस विधि को निर्बाध या सुगम विधि भी कहते हैं। इसमें मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है, मातृभाषा को बाधा नहीं बनने दिया जाता। नेक्स्ट है, इस विधि का मुख्य उद्देश्य जिस भाषा में अध्ययन करा रहे हों उसी भाषा में अध्ययन कराना। क्या है मुख्य उद्देश्य? जिस भाषा में अध्ययन करा रहे हैं उसी भाषा में अध्ययन कराना, मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। नेक्स्ट है हमारा विश्लेषणात्मक विधि। ये क्या होता है? पूर्ण से अंश की ओर। और संश्लेषणात्मक क्या होता है? अंश से पूर्ण की ओर। तो विश्लेषणात्मक विधि में है हमारा, इस विधि में विषय वस्तु को पूर्ण रूप से छात्रों के सामने स्पष्ट प्रस्तुत कर दिया जाता है। मतलब पहले पूरी विषय वस्तु को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया जाता है। नेक्स्ट, यह विधि विशेष रूप से व्याकरण व कथा पाठ के लिए उपयोगी है। व्याकरण व कथा पाठ में क्या होता है? पहले पूर्ण रूप से उसका बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है, उसके बाद उसके अंशों को बताया जाता है। मतलब उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं उन सबको बच्चों को समझाया जाता है। आगे देखते हैं, हर्बर्टी पंचपदी प्रणाली। इसके प्रवर्तक कौन थे? फ्रेडरिक हर्बर्ट स्पेंसर। फर्स्ट पॉइंट है, पाठ योजना निर्माण के लिए यह सर्वश्रेष्ठ विधि है। किसके लिए है? पाठ योजना निर्माण के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो कौन सी है? हर्बर्टी पंचपदी प्रणाली विधि। इस विधि में फ्रेडरिक हर्बर्ट स्पेंसर ने 4 सोपान दिए थे। कितने सोपान दिए थे? 4। कौन कौन से? स्पष्टता, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, सिलर व रेने ने इसमें जोड़े। हर्बर्ट स्पेंसर जो है उन्होंने स्पष्टता दिया था केवल, लेकिन प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण इसमें किसने जोड़े थे? सिलर व रेने ने। दूसरा है सहयोग या तुलना। तीसरा है व्यवस्था या सामान्यीकरण। चौथा है व्यवहारिक व प्रयोग। आगे देखते हैं, इस विधि में संशोधन कर फ्रेडरिक हर्बर्ट स्पेंसर ने 5 सोपान दिए थे। पहले इन्होंने 4 सोपान दिए, उसके बाद इन्होंने ही संशोधन करके इसमें 5 सोपान दे दिए। कौन कौन से? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग। ये 5 ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनको क्रम से याद कर लीजिएगा। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग आराम से समझ में आ जाएंगे। आगे देखते हैं, प्रस्तावना क्या होता है? इस विधि का मुख्य उद्देश्य नवीन ज्ञान को ग्रहण करने हेतु उचित वातावरण तैयार करना। क्या होता है प्रस्तावना का मतलब? उचित वातावरण तैयार करना। किसका प्रयोग किया जाता है इसमें? ज्ञात से अज्ञात की ओर विधि का। और नवीन ज्ञान को सीखने के लिए पूर्व ज्ञान का होना आवश्यक है। किसका प्रयोग किया जाता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर विधि का प्रयोग किया जाता है और पूर्व ज्ञान का होना आवश्यक होता है। प्रस्तावना का मुख्य कार्य क्या होता है? उद्दीपक के रूप में कार्य करना। उद्दीपक मतलब लक्ष्य के रूप में कार्य करना। प्रस्तुतिकरण, इस विधि में विषय वस्तु को पूर्ण रूप से छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। सबसे पहले प्रस्तावना हो गया, उसके बाद छात्रों के सम्मुख विषय वस्तु को प्रस्तुत करेंगे। इसमें क्या क्या किया जाता है? काठिन्य निवारण, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, व्याख्या की शुद्धि, संशोधन आदि इसमें किए जाते हैं जब बच्चों के सामने विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विषय वस्तु को पूर्ण रूप से छात्रों के सामने स्पष्ट प्रस्तुत करना।
सिर्फ प्रस्तुत करना नहीं, उसे स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना। उसमें जो कठिन शब्द हो उनका निवारण करना, आदर्श वाचन के द्वारा, अनुकरण वाचन के द्वारा, अशुद्धियों का संशोधन करना, उन सब को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना। ध्यान दीजिएगा, ये स्पष्ट रूप से। तीसरा है तुलना। इसका मुख्य उद्देश्य विषय वस्तु को स्पष्ट करना। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? विषय वस्तु को स्पष्ट करना। इसमें काठिन्य निवारण, मौन वाचन, व्याख्या आदि हैं। नेक्स्ट है सामान्यीकरण। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विषय वस्तु को सार रूप में स्पष्ट करना। इसमें बोध प्रश्न, अभ्यास प्रश्न, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न आदि हैं। इसमें प्रश्नों के माध्यम से बच्चों के सम्मुख विषय वस्तु को स्पष्ट करना। गद्य पद्य में इसे अध्यापक कथन कहा जाता है। नेक्स्ट है व्याकरण में नियमितीकरण या नियमीकरण कहा जाता है इसे, सामान्यीकरण को। पांचवा है हमारा प्रयोग। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के लिए दिए गए ज्ञान को स्थायी करना है। जो छात्रों को ज्ञान दिया गया है प्रयोग के द्वारा उसको स्थायी करना है, इसका मुख्य उद्देश्य। इसमें अधिगम का व्यवहारीकरण किया जाता है, अर्थात नवार्जित ज्ञान को व्यवहार में लाना। जो बच्चों को नया ज्ञान प्रदान किया गया है या जो उनको सिखाया गया है उसको व्यवहार में बच्चों के लाया जाता है, जिससे जो उनका ज्ञान है वह स्थायी हो सके। जब कोई चीज़ हमारे व्यवहार में आ जाती है तो वह हमारे दिमाग में अच्छे से समझ में आ जाती है, वह हमारे दिमाग में स्थायी हो जाती है। नेक्स्ट है इसे गृह कार्य, मूल्यांकन प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न आदि के माध्यम से इसे समझाया मतलब किया जाता है। मूल्यांकन विधि। छात्र के स्थायी ज्ञान को परखने के लिए यह विधि काम में ली जाती है। क्या होता है इसमें? फर्स्ट है यह विधि प्रत्येक सोपान के अंत में काम में लाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, मूल्यांकन विधि कब काम में लाई जाती है? अंत में। प्रत्येक सोपान के अंत में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? तो मूल्यांकन विधि। यह हर्बर्टी पंचपदी प्रणाली का विकसित रूप है। नेक्स्ट, इसके माध्यम से ज्ञान की प्रतिपुष्टि होती है। प्रतिपुष्टि मतलब पुनर्बलन। पुनर्बलन का अर्थ प्रतिपुष्टि होता है। क्या होता है पुनर्बलन का अर्थ? प्रतिपुष्टि। मूल्यांकन का अर्थ होता है निर्णय देना भावात्मक रूप से। बच्चे का मूल्यांकन जो किया जाता है उसका अर्थ क्या होता है? निर्णय देना होता है। किस रूप से? भावात्मक रूप से। छठवीं हमारी विधि है, मूल्यांकन विधि पांचवी थी और संरचनात्मक उपागम विधि क्या थी? छठवीं। इसमें क्या था? वाक्यों का निर्माण करने में उपयोग में लाई जाती है। संरचनात्मक उपागम विधि कैसे उपयोग में लाई जाती है? वाक्यों का निर्माण करने में। वीडियो हमारा आज का ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो पे हम मिलेंगे संस्कृत शिक्षण शास्त्र के आगे के टॉपिक के साथ। गद्य में, पद्य में क्या शिक्षण शास्त्र होता है ये सब हम आपको बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच गाइज़।